बिल्कुल स्टार्ट करें। इख्तिदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं इख्तिदार साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए। गर्मी काफी शदीद हो गई है, लेकिन फिर भी शुरू में अच्छा मेरे शो में आपको, आपने मेरे शो को रौनक बख्शी। और अपने मैं नाजरीन को बताता चलूं कि इख्तिदार साहब एक बड़े चैनल से वाबस्ता हैं और सीनियर रिपोर्टर हैं, और मेरे मतलब के आदमी हैं वो, इसलिए कि मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ, ये पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं। तो अल्लाह का अगर हुक्म हुआ तो एज डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहते हैं ना, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। और कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? घर सब खैरियत है? आप जी आपको बिल्कुल, बैकग्राउंड लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अल्लाह भी का आप शुक्र ड्यूटी, है। अभी भी आप ड्यूटी पे हैं? जी, ड्यूटी पर है, छुट्टी बहुत कम मिलती है। बहुत कम मिलती है। अच्छा। वो दिल 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 जवान होना चाहिए, उम्र का कोई मसला नहीं है। अब ज़्यादा भी जवान नहीं होना चाहिए। जी 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 जी। अच्छा इख्तिदार, उस दिन आपसे मुलाकात हुई हमारी गवर्नर हाउस में, सदर पाकिस्तान से मुलाकात के वक्त। उसमें बहुत अच्छे सवालात थे, बहुत अच्छे जवाबात थे। कुछ जगह मुझे लगा या तो मैं मौके की मुनासबत से मैं गलत बोल गया, या सदर साहब, क्योंकि आखिर में मेरा सवाल था और उसके बाद बाबर डार का था। तो या तो उस दिन जो सदर पाकिस्तान से इख्तिदार साहब मैंने सवाल किया था, वो बाद में मुझे चंद एक आपके ग्रुप के साथियों ने, एक आध से बात हुई तो उन्होंने कहा, मंसूर भाई वो मौका महल के लिहाज से ज़रा थोड़ा सा आपके हटके था। अच्छा, मेरे हिसाब से, मैं चूंकि पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ, खान का हूँ, मैं बता दूं, मैं मेंबर भी नहीं हूँ, तो मेरे जहन से बड़ी, मैंने पीटीआई की इस्लाह की बात की थी। आप क्या कहते हैं? देखिए, जिस तरह मैंने पहले फरमाया था, अब दोबारा एक बार अपनी बात को रिपीट करता हूं कि पाकिस्तान में जो सदारत का ओहदा है वो सियासी कारकुनों को दिया जाता है, और सियासी कारकुन जो हैं वो सदारत का ओहदा मिलने के बाद शायद सही तरीके से उस नहज पर नहीं पहुंच पाते कि जिस तरह उनको होना है। और फिर पाकिस्तान में सदर के ओहदे की शायद वो अब वैल्यू नहीं रही जो यूरोपीय ममालिक के अंदर है। तो सदर पाकिस्तान बनने के बाद भी वो अपने आप को सियासी कारकुन ही महसूस करते हैं। आपका सवाल बहुत रेलिवेंट था, जैसा मैं पहले बोल रहा था कि तंजीम साजी की लिहाज से जो कराची में पीटीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक नहीं, दो नहीं, 10-12 ग्रुपों में मुश्तमिल है। वो कौमियतों में भी है, वो फिरकों में भी है, वो स्टेटस को की बुनियाद पर भी है, वो और बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है। कोई कहीं पश्तो अफराद को प्रॉब्लम है, कहीं उर्दू अफराद को प्रॉब्लम है, कहीं और दूसरे बोलने वाले हैं, कहीं कोई अमीर बंदा आ गया है, कहीं कोई पैराशूटर आ गया है, कहीं किसी को लाहौर से बुला के कराची में बिठा दिया है। तो ये सारी सूरत हाल है पीटीआई के साथ। आपका सवाल रेलिवेंट था, लेकिन सदारती ओहदे पर रह के शायद आरिफ अलवी बहुत ज्यादा मोहतात हैं। अब देखें ना, ममनून हुसैन से तो आप कभी मिला ही नहीं होंगे। ममनून हुसैन जो है वो तो टाइम ही दे देते थे। आरिफ अलवी साहब की मेहरबानी को उन्होंने टाइम दिया, लेकिन जो जो उनका सियासी कारकुन है वो कहीं ना कहीं जिंदा है। और दूसरी बात यह है कि वो बहुत ज्यादा मोहतात थे। शायद जब आप बहुत ज्यादा मोहतात होते हैं तो बातों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते। यानी अगर मैं बीइंग ए रिपोर्टर अगर बात करूं उस दिन, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा मैं यूट्यूबर हूं, तो उस दिन उनकी पूरी बात में सिर्फ 2 खबरें थी जो निकली। एक खबर ये थी कि जनाब वो अपने ट्वीट पढ़ते हैं और ट्वीट का जवाब जरूर देखते हैं, और जवाब देने वाले का प्रोफाइल चेक करते हैं। दूसरा, उन्होंने दबल लफ्जों में कहा कि भाई जब आप कीचड़ में चलेंगे तो छींटे आपके ऊपर भी आएंगी। इसका मतलब जो कुछ छींटे आएंगी तो उसमें कुछ उनके लोग भी मुतासिर होंगे। उस बात का इकरार कर गए कि अभी सिस्टम बना रहे हैं हम, और सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग चले जाएंगे। तो ये 2 खबरें थी। उसके अलावा जो सारी बातें ना, वो सारी बातें शायद होती रहती हैं। मतलब आप भी माशाल्लाह, आपकी इतनी उम्र हो गई, अब आपने बचपन से सुन रहे होंगे पाकिस्तान खतरे में, बचपन से आप सुन रहे होंगे कि जो लेडीज हैं उनके लिए कर्जा मौजूद है, बचपन से आप बहुत सारी चीजें सुन रहे होंगे। तो इसमें सारे मसाइल जो है वो रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, चूंकि आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। मैंने नवंबर 2020, आज से 4 सवा 4 महीने पहले, एक चैनल आया वीनस एचडी के नाम से, उनकी टेस्ट ट्रांसमिशन की रिकॉर्डिंग के लिए मैं गया था, और मैंने उस वक्त 2 चीज़ें उनसे कह दी थी, पीडीएम हिस्ट्री और बिलावल को या पीपल्स पार्टी को सॉफ्ट एनआरओ ये दिया जा चुका है, इसलिए पीडीएम आगे चलेगी नहीं। अब वो मुझसे कह लेगा एनआरओ, मैंने कहा एनआरओ नहीं, इसलिए कि एनआरओ खान की तरफ से आएगा,
खान कभी नहीं देगा। जो आया है वो कहीं और से आया है, लेकिन फिलहाल उनको खेलने दिया जा रहा है। और कल मैं देख रहा था किसी का यूट्यूब, वो ये कह भी रहे थे कि लॉजिकली भी सही है, इसलिए कि वो जो बड़े लोग हैं वो इकट्ठे कई महाज नहीं खोलना चाह रहे, वो एक के बाद एक खोलना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी आपकी बातचीत के दौरान ये इत्तला मिली कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये मिनी एनआरओ से बढ़ के कोई चीज है। यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी क्यों नहीं एनआरओ को इंजॉय करे। आपने देखा कि जो सेनेट के इलेक्शन में पंजाब में हुआ, चौधरी परवेज इलाही ने एक बातचीत करवाई। उस बातचीत के नतीजे में 5 सीटें मुस्लिम लीग नून को मिली और 5 सीटें पीटीआई को मिली। एक सीट मुस्लिम लीग काफ ले गई। तो वो तो एक मिनी एनआरओ है ना। वो उसमें कोई बात नहीं कर रहा सर। आप देखिए मंसूर साहब उसमें कोई बात नहीं कर रहा कि वो मुज़ाकरात किससे हुए। शहबाज शरीफ से हुए, नवाज शरीफ से हुए, हमजा से हुए, मरियम से हुए, किससे हुए? क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून सेनेट के इलेक्शन में जाती तो उसका वही हाल होता जो 2018 में एमक्यूएम का सिंध में हुआ था। मुश्किल से उसको 1-2 सीट मिलती। मुस्लिम लीग नून ने इस मौके को गनीमत जाना और अपनी डील की और 5 सीटें ले ली। तो क्या पीपल्स पार्टी इस बारे में हक बचाने में नहीं कि आपने जब अपनी पंजाब में 5 सीटें ली तो उनसे बातचीत नहीं की? देखिए खान साहब जाती तौर पे मैं आपकी बात से तायद करता हूँ, वो अकेले एक ईमानदार आदमी, अकेले, सिंगल अलोन। दूसरी बात यह है वो बहुत जिद्दी है। तीसरी बात यह कि बहुत अनापरस्त है। उन्होंने 1 मिनट में जैसे ही गिलानी जीता उन्होंने कहा ठीक है जनाब हम अब कल एतमाद का वोट लेंगे। वो फैसला उन्हें किसी से पूछे बगैर कर दिया। तो जो उनके बोल्ड डिसीजन होते हैं वो कुछ लोगों के लिए, उनके अपने साथियों के लिए, उनकी राय रखने वालों के लिए शायद ना पसंदीदा हो, लेकिन मुझ जैसे आप जैसे लोग इसी बोल्ड डिसीजन के लिए उन्हें पसंद करते हैं। रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एनआरओ लेने की, भाई पीपल्स पार्टी का बेवकूफ है अपनी सिंध गवर्नमेंट छोड़ दे। क्यों छोड़े वो अपनी सिंध गवर्नमेंट? वो तो नहीं छोड़ेगी अपनी सिंध गवर्नमेंट। जब जब नून लीग ने अपनी सेनेट की 5 सीटें नहीं छोड़ी। और बात साल ये है, देखें सिर्फ वजीर आजम अकेला हुकूमत नहीं चला सकता। एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं एस्टेब्लिशमेंट, एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ब्यूरोक्रेसी, एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं कि जनाब बड़ा दुश्मन छोटा दुश्मन, एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं कि जैसा देश वैसा बेस, जैसा वक्त जैसा मौका, जैसा महल वैसा काम। तो बात सारी ये है कि अगर सिंध गवर्नमेंट और विफाक के आपस में ताल्लुकात किसी भी नहज पर बेहतर हो जाते हैं तो पीडीएम कहाँ खड़ी है? पीडीएम कहीं नहीं खड़ी ना। पीडीएम तो एक मुतालबे से मुतासिर हो गई कि जनाब नवाज शरीफ को वापस बुलाएं। हालांकि मतलब आप बताएं, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, माशाल्लाह से आपके बुरा मत मानिएगा मेरे सवाल का, आपके बच्चे मतलब एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती है? एक इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि वो अच्छी नौकरी करे, फिर शादी करे, फिर अपना घर बनाए, घर के अंदर उसके बच्चे आराम से रहें, फिर वो अपने बच्चों की शादी कर दे। जब वो अपने बच्चों की शादी कर देता है तो कहता है आओ हज पे चले, अब मैंने सारे काम निपटा लिए। लेकिन अगर आपके बच्चों की भी शादियां हो जाएं तो फिर ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए ना। फिर आप लंदन जाके क्यों बैठे? फिर आप आए ना पाकिस्तानी अवाम के साथ। ये जो आप दावे करते हैं कि जनाब चीनी 100 रुपए किलो से ऊपर है और गोश्त 1000 रुपए किलो है और पेट्रोल है, तो आप आए ना मेरे साथ आके बैठे। मुझे मालूम हो नवाज शरीफ खड़ा हुआ है, नवाज शरीफ को जान इतनी प्यारी है कि वो पड़पोतों के बाद भी आने को तैयार नहीं है। सही है ना? अगर आपने मतलब मेरी सर बेनजीर भुट्टो से मुलाकात हुई उनके शहादत से 10 दिन पहले। अच्छा। हम वहां रिपोर्टिंग करते थे बिलावल हाउस के बाहर, तो बेनजीर साहबा ने ये तय करा कि 4 सहाफी रोजाना उनसे मुलाकात करेंगे। तो जो मैं चूंकि सबसे जूनियर था 2006-07 में, तो मेरा सबसे आखिर में नंबर आया। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा बीबी आप पाकिस्तान आएंगी तो आपको मार दिया जाएगा, इतना बड़ा बम धमाका हुआ, अब वापस क्यों नहीं चलेंगे? उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुमने बहुत आगे जाना, लेकिन मेरी एक बात सुनो, अगर बीइंग ए ह्यूमन बीइंग मैं सोचूं, बच्चों की माँ के तौर पर सोचूं, जरदारी की बीवी के तौर पर सोचूं, तो मुझे नहीं आना चाहिए था। वाकई ये बड़ा खतरा है। लेकिन अगर बीइंग ए पीपल्स पार्टी के सरबराह की हैसियत से सोचूं, तो मेरा वो कारकुन जो 1996 से डंडे खा रहा है और आज 2007 आया, उसकी क्या गलती है? तो मेरे नाम पर डंडे खा रहा है ना। सही बात। अगर फौज का कमांडर बहादुर होगा तो पूरी फौज बहादुर होगी। तो पाकिस्तान आई, शहीद हो गई। तो नवाज शरीफ साहब किस चीज का डर है?
किस चीज क्यों घबराते हैं, क्यों परेशानियां क्रिएट करते हैं, क्यों मसाइल क्रिएट करते हैं? हो गया ना। तो एनआरओ मिनी एनआरओ है, वो खान साहब ने नहीं दिया, लेकिन आपको पता है, आप जी शऊर आदमी है, जमाने को देखा हुआ आपने, हुकूमत सिर्फ खान साहब का नाम नहीं है बॉस, बहुत सारी चीजें उनको देखना पड़ता है, उनको तय करना पड़ता है। ठीक है ना, अगर सिंध में हालात अच्छे हो जाएं, क्या बुराई है कि फौज की निगरानी में ही या दूसरे इदारों की निगरानी में ही अगर कराची में कचरा साफ हो जाए, कराची में नाले साफ हो जाए, बारिशों में प्रॉब्लम ना हो, बिजली का निजाम अच्छा हो जाए, तो एक आम आदमी को तो इस चीज से गर्ज है ना कि वो क्या करेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। आपने मिनी एनआरओ की बात की, आपने खान साहब की बात की। एक तो मेरे भाई, ये आप पेंटागन, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस खान साहब के इख्तिदार संभालने के बाद शामत कुरैशी ने की थी फॉरेन ऑफिस में। उसमें CNN का नुमाइंदा था, जैसे आप अपने इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। उसने कहा कि तुम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करो, तो टॉन्ट किया, पॉलिसी तो तुम्हारी वहां बननी है, आप जाके वहां करो, ISI पे या GHQ पे। वो बड़ा हंसा, कहने लगा बात यह है कि तुम्हारे यहाँ भेजो यार। जी जी, हाँ सॉरी, बात यह है, शामत कुरैशी का जवाब यह था कि तुम्हारे यहाँ पॉलिसी कहाँ बनती है, मैं नहीं बना सकता। तुम CIA की क्यों मानते हो, तुम पेंटागन की क्यों मानते हो, मैं GHQ की नहीं मान सकता। पॉलिसी यहाँ बनेगी, वो इसमें बराबर के शरीक होंगे, वो मेरे पार्टनर हैं। तो बात ये दुनिया का रिवाज है। बहुत कम ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ आप आर्मी की इन्वॉल्वमेंट कम देखते हैं। हमारे यहाँ आप माशाल्लाह मुझसे छोटे हैं काफ़ी, गो के जर्नलिज्म तो काफ़ी अर्सा हो गया। मैंने वो दर देखा है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खत लिखा था सिकंदर मिर्जा को कि आप कायदे आज़म से बड़े लीडर हैं। मैंने वो दौर देखा है। मैंने वो दौर देखा है जब वो अय्यूब खान को डैडी कहते थे। मैंने वो दौर देखा है जब आपने अमेरिका को यहाँ अड्डे दिए थ्रू जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अय्यूब खान ज़्यादा जिम्मेदार था, सरबराह था। आपने अड्डे दिए और यहाँ से बड़ा बेर एक इलाका है KPK में, वहाँ से जहाज़ उड़ के गया था रशिया, U2 जहाज़ होता था जासूसी के लिए, जो खुरुश्चेव ने पाकिस्तान के झंडे नक्शे पे जूता मारा था कि मैं ख़त्म करूँगा, जिसका आफ्टरमाथ आपको अफगान वार में देखना भी पड़ा। तो बात यह है कि हमारे यहाँ तो शुरू से ये हाल है। मेरा ख्याल है वो आपने एक बात कह दी, इमरान खान के अलावा शायद करप्ट तो कई लोग हैं जो करप्ट ना हो, लेकिन वो नाअहल है। समथिंग टू डू, इसकी विल टू डू वाली बात जो है। और खान की जो एक अनापरस्ती है वो मैंने क्रिकेट के दौर में देखी हुई है। मंसूर अख्तर मुस्तकिल फ्लॉप प्लेयर कराची का था, फवाद आलम का गालिबन मामू या बहनोई है। वो मुस्तकिल फ्लॉप होता था, खान साहब कहते थे विविन रिचर्ड से बड़ा खिलाड़ी है, जैसे ओस्मान बुद्दार के साथ वो लगे हुए हैं। अब उनकी एक उस पर थी, अल्टीमेटली वो फेल हो गया। हम जाते थे स्टेडियम प्रैक्टिस देखने, इनकी उस जमाने में सिक्योरिटी नहीं होती थी। मंसूर अख्तर इनके ग्लव्स भी उठाता था, इनकी किट भी उठाता था, इनके जूते तक उठाता था। बहरहाल खान साहब खुशामद पसंद तो नहीं है। आने वाले दिनों में भी उज़ैर बलोच के जो केसेस खत्म हो रहे हैं, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि गुज़िश्ता साल एक रजब अली करके थे, रजब अहमद करते थे, प्रोसिक्यूटर भी थे और एक की विटनेस थे इसके केस में। अच्छा, केस ये जिसमें बरी हो रहा है वो 2005 के हैं। ये अभी वो वाला केस नहीं है जो आर्मी ने इसको उठाया था और ये जो गैर मुल्क के लिए जासूसी कर रहे थे और ये दुबई से ईरान वापसी में पकड़े गए थे, वो अभी केस नहीं आए। तो आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, ये अलहाज बन के बाहर निकलेंगे या ये फारिग हो जाएंगे, मतलब इनको शूट कर दिया जाएगा? देखिए, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हमें माजी में जाना पड़ेगा। मैं फिर आपकी तवज्जो एक बहुत अहम मसले की जानिब दिलाता हूँ। देखिए, अगर लियारी में उज़ैर ना होता तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर BLA आ जाती, बलोच लिबरेशन आर्मी। एक बहुत 2003 से लेकर और 2014-15 तक, बल्कि 16 तक जो दौर था, वो BLA का बड़ा खतरनाक दौर था। पाकिस्तान दुश्मन मुखालिफ चीजें और पूरी वर्ल्ड में हमारा नाम। अब देखिए, नेटो की जितनी सप्लाई हुई वो कराची पोर्ट ट्रस्ट से हुई, और आपने मेरे ख्याल से आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं सुना होगा कि लियारी की हदूद में, इवन कराची की हदूद में, कि किसी नेटो ट्रॉलर को आग लग गई हो, कोई रॉकेट फायर कर दिए हो, कुछ चीजें कर दी हो। तो ये इशारा इस बात का है कि वो किसी की मर्जी से यहाँ बैठा हुआ था, किसी की मर्जी के तहत यहाँ काम कर रहा था। ठीक है ना। वो उस इलाके का जब भाई था, वो किसी मर्जी से बैठे जी जी, और 2013 में जब ये शुरू हुआ, तो मैं आपको एक बात और बताऊं, 2013 में जो कराची के शहरी इलाके थे, मिसाल के तौर पर 90 पर जो जब छापा लगा, तो वहां पे लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहां पे लोगों को पकड़ के जेल कस्टडी कर दी गई। लेकिन जब लियारी में छापा लगा, वहां पे जीरो टॉलरेंस थी। लियारी के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों की
जीरो टॉलरेंस थी। मैं आपको बहुत वसूख से कह रहा हूँ कि वहां पर ऐसा था कि अगर आप बेटे को गिरफ्तार करने जाएं और ना मिले तो बाप मार दें। भाई अब तो आएगा, अच्छा बाप मार अच्छा। दें, बाप ना मिले तो उसका भाई मार दे, बहनों ना मिले उसकी बहन मार दे, बहन ना मिले उसका कोई रिश्तेदार, वो अच्छा आएगा। और आप लियारी गैंग वॉर के सारे दहशतगर्दों को पकड़ा नहीं गया, किसी को उसको मार दिया गया मुकाबले के अंदर, ये के अंदर, वो अंदर। हमारी लैंग्वेज होता है फुल फ्राई, एक होता है हाफ फ्राई यानी जख्मी कर देना, जी हाँ, जी एक हाँ, होता है जी फुल हाँ, फ्राई जी यानी कि टपका देना मार उसको। दो। उन्होंने उनको, उजैर का मामला बिल्कुल दूसरा है। देखें, जब आप किसी के कहने पे कोई काम करते ना, हम्म अरशद पप्पू कत्ल केस में ये तारीख गवाह है कि रेंजर्स की वर्दियां पहने हुए लोग अरशद पप्पू को उठा के लाए क्लिफ्टन से। रेंजर्स की मोबाइल इस्तेमाल हुई, रेंजर्स की वर्दियों में लोग उठा के लाए, मालूम पड़ा कि वो जाली थे। लेकिन इस शहर के अंदर रेंजर्स की एक मूवमेंट हुई जाली वर्दियों के अंदर, और वो उठा के ले आए। और फिर जो उसका गैर इंसानी सलूक हुआ वो बयान से बाहर है कि उसकी खाल उतार के और उसको आग लगा के और उसकी राख को गटर में बहा दिया गया। लेकिन फिर मैं आपको कहता हूँ कि देखिए, जब कोई किसी के कहने में बैठा होता है ना, उसका एक हल है अल्ताफ हुसैन जैसा, आप उसको बाहर भेज दें। उसका दूसरा हल है उजैर जैसा, अपने पास रख लें। तीसरा हल है सौलत मिर्जा जैसा। जब तक सौलत मिर्जा काम का था, जिंदा था, आखिरी फांसी की रात उसका बयान भी दिलवाया गया, लेकिन फिर उसको नहीं रखा गया। जब स्टेट ने नहीं रखना, नहीं रखता है। देखें, अब जितने भी ना, देखें आप माशाल्लाह से बहुत सीनियर हैं, भुट्टो साहब की जो फांसी है वो इनडायरेक्ट हुक्म पर हुई है कि यार इन्होंने मुझे कहा था मार दो। उजैर के सारे केसेस ना इनडायरेक्ट है कि जी मैंने उजैर के कहने पे ये करा। अब उसको अच्छा, फिर कानून इतना सख्त है कि मतलब उसमें कैमरे की गवाही जो है ना, वो 5वें नंबर पर, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, 5वें 6वें नंबर पर कैमरे की गवाही आती है ना। तो फिर कौन इसमें, मतलब अब जिन साहब की बात कर रहे हैं, पिछले साल एक प्रोसिक्यूटर को मार दिया गया माड़ीपुर में। वो आई विटनेस था, इन्वेस्टिगेशन अफसर था, आई विटनेस था हमले पे। उसने कहा नहीं, उजैर खुद बैठ कर आया था, हमने देखा वो गाड़ी में बढ़ता, उसने हुक्म दिया। इस साल वो माड़ीपुर पे ड्रामाई अंदाज पे 2 ट्रकों के बीच में आ गया, उसकी गाड़ी पिचका दी, खत्म हो गए मामला। तो बात सारी ये है कि जो भी है ना, या तो देखे ना, अब मुझे यही बात मालूम चल रही है कि माल खाने के अंदर जो एविडेंस थे उजैर बलोच के, उस माल खाने को तो आग लग चुकी है, वो सही बात। राख हो चुके हैं, वो एविडेंस तो है ही नहीं। वो जो सही गन बात। पकड़ी थी वो छोटी होती होती थी पिस्टल की शक्ल इख्तियार कर गई है। सही तो बात। 5 6 7 साल बाद, मतलब वो तमाम लोग जिन्होंने 9/0 के छापे की मुखबरी की थी कि यहाँ लोग मौजूद हैं, आमिर खान तो बाहर रहा हुआ है, तो वो सामना अच्छा, कैसे करते होंगे उसका। हाँ, इसका मैं थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ूं। आप चूंकि जर्नलिज्म में काफी अरसे से हैं, बीबी के शहादत से पहले के हैं या बीबी के कत्ल से पहले, जो भी कह रहे हैं आप उसको, ये इसका कनेक्शन उजैर से पहले रहमान डकैत, उससे जी, पहले, अच्छा, ये कौन सा, नवाब शहनशाह नवाब, इनका बॉडीगार्ड जो भी था, ये क्या कहानी है, क्या गुत्थियां क्या है ये? खालिद शाह, हाँ। बात सारी जी। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एक फ्लैट की यूनियन का सदर भी जो है ना, वो खुद नहीं बन पाता। सही बहुत बात है। सारे, जब आप बहुत सारे, मतलब बेनजीर साहिबा, खान साहब, नवाज शरीफ साहब, आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में आ जाते हैं। और अच्छा एक एक मकामी एस्टेब्लिशमेंट होती है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट होती है ना। मतलब आपकी अच्छा। सियासी हुकूमत नहीं जानती थी कि उसामा बिन लादेन को मारने के लिए नेवी सील्स जो हैं वो हजारा उतर गए, हाँ और उन्होंने सुबह उठ के बयान दे दिया कि जी बड़ी अच्छी कार्रवाई है। तो उस वक्त के, मतलब मुल्की दिफा बहुत अच्छे हाथों में माना, लेकिन किसी की मर्जी तो होगी ना, किसी की ईमा हाँ तो होगा। वो पाकिस्तान हाँ तक पहुंच गए थे सारे के सारे। तो बात सारी ये है कि जब किसी को कुछ नहीं करना होता है ना, मतलब हमारे एक दोस्त थे सालिक शाह, उनके भाई को बेनजीर पार्क में मार दिया गया फायरिंग करके, देखा होगा आपने, बड़ी मशहूर वीडियो है। लेकिन वो मशहूर थी। शख्स अब रिहा हो गया है। वो जो कानून नाफ्ज करने वाले अच्छा। इदारे का जो एहलकार था, तो सदर हाँ मुमलिकत ने माफ कर दिया। अच्छा, फिर हम ये बात भी जानते हैं कि वो माफी ऐसे नहीं हुई, वो बाजाहिर तो केस चलता रहा, लेकिन हाँ उस कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सिंध गवर्नमेंट के तवस्सुस से वो दियत दी। वो अच्छा। दियत के मामला सारे तय हुए, वो दियत के मामला पूरे चलते रहे, वो दियत अदा हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम आपके ऊपर भी कोई आंच नहीं आने देंगे, अच्छा। हम जो है ना पूरी तरीके से इसको। अब आप सर ये भी जानते हैं ना, एटीसी कोर्ट से एक जो सजा होती है, वो हाई कोर्ट हाँ में पहली ही पेशी के ऊपर
कलादम हो जाती है। तो 8 साल तक अगर एटीसी में केस चलता है तो किसी काम का नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। बेनजीर साहबा के कत्ल में या शहादत में कोई एक पाकिस्तानी कोई वो नहीं थी। इसको आप बिल्कुल लियाकत अली खान के मर्डर के तौर पर देखें कि वो कैसे उनका मर्डर हुआ, फिर उनकी तहकीकात करने वालों का हेलीकॉप्टर गिर गया और फिर चीजें हो गई और फिर उनके कातिल को मार दिया गया, और फिर 60 साल बाद अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने जब डॉक्यूमेंट्स मालूम पड़ गया कि अमेरिकन ने उसको सपोर्ट की थी, उस बंदे को जो वो मार रहा था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आ, 7 पर्दों के अंदर है। पर्दे खुलते 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 आपके सामने आएंगे। और चूंकि उसने पीपल्स पार्टी को हुकूमत गिरानी थी तो एक कुर्बानी चाहिए थी। तो वो बलि का बकरा कोई भी हो सकता है, बकरा भी हो सकता है, बकरी भी हो सकती है। तो बलि का बकरा जो है वो होगा तब सबके सामने। इंटरनेशनल मामला पे भी नजर रखते हो जी। आप? जो चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा डिले हो रहा है पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ की मोहब्बत की वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि चाइनीज एम्बेसडर ने उनको, जब वो वापस गए और नया एम्बेसडर आया तो उनको खत भी लिखा था, वो नैब की कस्टडी में थे, उनका खत आया था और मैंने चेक किया तो वो लिखा गया था, वो प्रोपेगेंडा नहीं था। आप अभी तक अमेरिकन लॉबी से निकल नहीं पाए इसलिए चाइनीज नहीं आ रहा है, या उनको आप कन्विंस नहीं कर पा रहे कि आप उनके दोस्त हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस दफा थोड़े से मसाइल दूसरे हैं। इस दफा जो है ना वो बज़ाहिर तो शाह महमूद कुरैशी साहब एक अच्छे वज़ीर ख़ारिजा हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मुझे उनकी कारकर्दगी भी कुछ समझ से मेरी बालातर है। मतलब हमने हर मुश्किल में कहा जी सऊदी अरब हमारा दोस्त है, लेकिन आजकल तो नहीं है। हमने हर मौके पर कहा जी यूएई हमारा दोस्त है, लेकिन आजकल तो नहीं है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करके हमने क्या करना है? तो सामने हम तो अफगान तालिबान का बोझ फिर उठा रहे हैं। अच्छा, अमेरिकन पॉलिसी एकदम तब्दील हो गई है, हम क्या कर रहे हैं? चाइना थोड़ा सा मोहतात है, लेकिन चाइना ना आएगा हमारे पास। क्यों? आप देखें ना, मतलब बाजाहिर तो हम कहते हैं पाक चीन दोस्ती बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाइना की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में हुई है ना। उसकी कंपनियों में सबसे बड़े पैसे, उसके मार्कअप, उसकी चीजें। तो वो आज नहीं कल नहीं। अच्छा, फिर हम एक बात और भी देखें। देखें, खान साहब की मैं इसलिए बोला कि वो अकेले हैं कि उनकी टीम शायद तैयार नहीं थी। मतलब अगर असद उमर को मालूम था कि आपने वजीर खजाना बनना है तो आपने बैनुल अक़वामी लोगों से ताल्लुकात क्यों नहीं कायम करे? अगर शाह महमूद कुरैशी को मालूम था कि उनकी स्पेशलिटी है खारजा पॉलिसी तो उन्होंने क्यों नहीं ताल्लुकात कायम करे? मतलब अभी तो ये लोग तो जो 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 टोला है, मतलब वो पीपी का हो या नून लीग का हो, उनके तो बड़े गहरे मरासिम है। एक दूसरे के घरों में बेटियां दी हुई है, एक दूसरे की बहनें दी हुई है, चीजें हैं, इश्यूज हैं। खान साहब तो अभी 3 साल ही हुए ना, उससे पहले वो एज ए क्रिकेटर के तौर पर ठीक है होंगे, लेकिन बैनुल अक़वामी चीजों में, बैनुल अक़वामी मतलब कहाँ मोअम्मर कज़ाफ़ी, कहाँ सद्दाम हुसैन, कहाँ समझ ना। अब खान साहब सब ये भी कहने कि जब वो आए तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी था सदर। बाज़ाहिर तो उसने बहुत अच्छा पाकिस्तान को जेस्चर दिया है, लेकिन पड़ोस में मोदी बैठा हुआ। तो कहाँ एक अरब 60 करोड़ की आबादी और कहाँ 16 करोड़ की आबादी। तो लोग अपने जराए देखते ना सारे के सारे। चाइनीज भी हमारी तरफ, लेकिन मैं आपको ये बात याद रखूं, चाइना की हमारे से दोस्ती उसकी भी मजबूरी है। उसकी हम मजबूरी बीच ज्यादा से है, हट जाएं, उसकी हम मजबूरी बीच से ज्यादा हट जाएं तो इंडिया उसको खा लेगा। हम अगर बीच में ना हो तो इंडिया उसको खा लेगा। हमारे से जो उसकी मोहब्बत है वो इंडिया की बुग़्ज़ में उससे मोहब्बत है। यानी कि आपका दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है। तो हम दोनों एक चीज के ऊपर अटके हुए हैं। मतलब वो उसने अपना हिस्से का तो जो एरिया है उसको आजाद करवाया, लेकिन हमारे हिस्से पे वो खामोश है। लद्दाख वाले मामले में चीन ने अपना हिस्सा तो ले लिया, लेकिन हमारे हिस्से पे वो खामोश है। चीजें हो गई नहीं। हाँ, खारजा पॉलिसी को मैं इसलिए हमें थोड़ा सा अच्छा कहना पड़ेगा अमनो अमान के मामले में कि पिछले जो नेवल एक्सरसाइज हुई उसमें 70 ममालिक थे। उस नेवल एक्सरसाइज में लोग आए, लेकिन काम करने की जरूरत है, जाने की जरूरत है, लोगों से मिलने की जरूरत है। वफूद में, मैं अमेरिका में रहकर आया हूँ पूरे 6 महीने, मुझे अंदाजा है वहां पे इंडियन लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया के जो प्रोपेगेंडा एजेंट है वो कामयाब है। आपको भी लोगों से कनेक्शन, अब हर साल तो खान साहब नहीं जा सकते ना, किसी ना किसी को बाहर रहना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का ख्याल करना चाहिए, उनके यहाँ जमीनों का, प्लाटों का ख्याल करना चाहिए, उनकी जायदादों का ख्याल करना चाहिए, उनके जो यहाँ बैंक अकाउंट है उनका ख्याल करना चाहिए, ताकि लोगों की मोहब्बत कायम रहे। जब ये सब कुछ नहीं होते तो लोगों की मोहब्बत कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाती है। ये हमारे लोग जो बाहर हैं यही हमारे सफीर हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे करें, आगे बढ़, टाइम है थोड़ा सा भी? जी बस 5 मिनट आप और हैं। बस हम 2-3 मिनट में निपटाएंगे इसको।
मैं छोटा सा सवाल ये करना चाह रहा था कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमारे यहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है वो भी होता है, पार्लियामेंट की हैसियत आखिर में आती है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी क्या चाहती है वो भी देखना पड़ता है, उसके बाद हमारी जुडिशरी क्या कर रही है। वहाँ सब कुछ है कानून के अलावा, कानून के अल्फाज जरूर बोले जाते हैं, फायदी से साथ तो कानून के अल्फाज भी नहीं बोल रहे, तो सभी कुछ भूल गए। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? और ये साथ साथ एक सवाल और कर दूं, ये यूसुफ रजा गिलानी, क्या ये एज सेनेट चेयरमैन, इनको आप किसी अदालती डिसीजन के तहत होते हुए देख रहे हैं? ये खत्म हो चुका केस जो हो चुका? देखिए, पहली बात तो ये है कि जुडिशरी ने मुझे अभी तक मायूस किया है, मुझे खुश नहीं किया। चाहे वो इफ्तिखार चौधरी हो, चाहे वो साकिब निसार हो और दूसरे लोग हों, वो बातें बड़ी बड़ी करके गए, फैसले बड़े बड़े एग्जैक्टली। करके गए, ये कर दो वो कर दो, हुआ कुछ भी नहीं। मतलब मुझे बताया ना वो डैम की तामीर कहाँ तक पहुंची है। मतलब मुझसे तो लोग भी सवाल करते तो मैं ऐसे साफी पागल हो जाता हूँ यार, क्या बताऊं उनको कि डैम की सही बात कहाँ है। गई। मतलब मैं ये पूछता हूँ, आप कहते हो गरीब की तनख्वाह 16,000 रुपए और जज की पेंशन 8 लाख रुपए। मैं हम्म, पूछता हूँ कि मतलब मैं इतने साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास 650 सीसी गाड़ी है, आपके हम्म, पास 2000 सीसी गाड़ी है, उसका फ्यूल भी हम्म, उसी अंदाज से लगता होगा, वो बम प्रूफ भी है, बुलेट प्रूफ भी है, आपके पास रेड पासपोर्ट है, इस्तना है, बहुत सारी चीजें। मेरे एक आम आदमी की क्या गलती है यार? आपने उसको आस दिला दी खामा खाई में। जो काम नहीं कर सकते थे वो नहीं करना चाहिए था, बातों से पेट नहीं बढ़ता, यही कहते हैं कि भाई अमली इकदाम करने की जरूरत है। तो जुडिशरी से मैं बहुत मतलब मैंने कहा ना कि भाई जज फैसला करें, दिन रात काम करें। इतने जो केसेस हैं, मतलब हाँ, आपको आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप सोचें, आपको लोग मना कर दोगे यार कोर्ट कचहरी मत करना वरना ख्वार हो हाँ, जाओगे, जो मामला हल बिल्कुल होने सही। वाला नहीं। यहाँ टेबल पे बात कर लो, अगर वहां जाओगे तो फंस जाओगे। आपको तो बिजली सही। पानी गैस के मसले हल निकल पा रही जो जुडिशली, बुनियादी सेहत के मसले हल निकल पा रही। ये जो हो रहा है कि भाई जिना अस्पताल विफाक ने ले लिया, जिना अस्पताल उसने ले लिया, वो केस बीच में पड़ा हुआ है, कौन करेगा हम्म, इसके मसले बात? तो भाई ये कि खान साहब से मेरी कोई गुजारिश है कि आपका नारा था इंसाफ, जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा ना वो माशरा तबाह हो जाएगा। जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का हम्म, निजाम नहीं चल सकता। इस मामले को बहुत सुथरे तरीके से बेहतर करने और एहतसाब सबका हो, वो सही। इस्टेब्लिशमेंट हो, वो अदलिया हो, वो सियासतदान हो, सबको एक थाली में एक दफा एहतसाब होगा ना सबका तो कोई होगा। दूसरी बात, आपको यूसुफ रजा गिलानी साहब, देखिए अगर डील अच्छी बन गई ना, अगर अच्छी हाँ, डील बन गई और पीडीएम डिजास्टर में गई, अगर पीडीएम का डिजास्टर हुआ, तबाही हुई, तो मैं हम्म, यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट देख रहा हूँ। हर चीज की कोई ना अच्छा, कोई कीमत है। अगर अच्छा। पीडीएम का डिजास्टर ना हुआ, अगर पीडीएम रही, क्योंकि एक बात मैं आपको एक बात और बताऊं, ये सब लोग जानते हैं कि जब तक ये एक मुट्ठी है ना, नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान और दूसरे तीसरे सब एक साथ हाँ, हैं तो वेल गुड, और अगर एक साथ नहीं है तो सब तबाह हो जाएंगे। जरदारी साहब ने एग्जैक्टली। अपनी चाल फेंक दी है, अपना पत्ता फेंक दिया इनके ऊपर कि अगर वो रहे एग्जैक्टली। तो ठीक। हाँ,